वेलकम बैक। विकास की अंतिम कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नैतिक विकास और मनोसामाजिक विकास दोनों की। आपको वीडियो देखते हुए वक्त लगता होगा कि स्पीड बहुत कम है, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख के समझा रहे तो स्पीड बहुत कम होगी। बाकी और भी आपने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, लिख के लाते हैं, पीडीएफ अंदर होती है, सिर्फ नीचे लाइनें करते हैं, गोला मार के आपको समझाते रहते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा, लेकिन आप यूज टू हो गए होंगे। एक निवेदन और, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी। लेट्स स्टार्ट। नैतिक विकास और दूसरा है मनोसामाजिक विकास। दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है सब जगह एक वर्ड यूज़ किया है, महत्वपूर्ण। तो मनोविज्ञान में हर चीज़ महत्वपूर्ण है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए। हर लाइन एक प्रश्न है और हर लाइन का हर एक शब्द है वह कहीं न कहीं फिर एक प्रश्न है। तो हर लाइन को समझिए, हर शब्द को समझिए। मनोविज्ञान शब्दों का जाल है, यही शब्द आपको उलझाएंगे या फिर आपको रीड के उच्चतम पायदान पर ले जाके खड़ा कर देंगे। आपको टॉप करना है, ना कि सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट 60% वाला हो जाता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके 140 से ऊपर नंबर आए। मेरिट मनोविज्ञान ही बनाता है, न कि आपकी एसएस बनाएगी, न साइंस बनाएगा। साइकोलॉजी बिल्कुल पढ़ते रहिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नैतिक विकास से। अब नैतिक विकास की जब चर्चा करें हम, तो नैतिक विकास में मनोविज्ञान में एक ही सिद्धांत है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। वैसे तो नैतिक विकास से संबंधित किसने सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत देने वाले थे, एक तो है सैमुअल स्माइल। देखिए, इसको ज़रूर ध्यान से देखना। नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत है वो सैमुअल स्माइल का भी रहा है। एक है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, कोहलबर्ग। और लॉरेंस कोहलबर्ग के बाद तीसरा आता है जीन पियाजे। ये जीन पियाजे तो इतना खतरनाक था कि इसने सब जगह अपने अपने सिद्धांत चिपका दिए हैं। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सिद्धांत पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यही सिद्धांत है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सैमुअल स्माइल ने सिर्फ इतना कहा था कि नैतिकता समाज के साथ आने से ही आएगी। अगर व्यक्ति है वो समाज से कट जाएगा तो कभी उसमें नैतिकता नहीं आएगी। इसने एक चर्चा की थी सैमुअल स्माइल कि नैतिकता समाज के सापेक्ष आती है और समाज के अंदर से आती है। सिद्धांत हमको पढ़ना है लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था। कभी जन्म नहीं पूछा गया मनोवैज्ञानिकों का, और इनका संबंध किससे है, अमेरिका से है। और यह 2 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे थे। एक तो शिकागो यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे थे, और शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ साथ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका यूएसए की दोनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन करवाया था, और इन्होंने नैतिक विकास पर ही सर्वाधिक कार्य किया था। इन्होंने 10 से 16 साल तक के जितने भी बच्चे थे, जितने भी मतलब अमेरिका में जितने थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक समूह बनाया था 10 से 16 साल के बच्चों का ही, और इन्होंने 20 वर्षों तक इन बच्चों का अध्ययन किया साक्षात्कार के माध्यम से। और ये साक्षात्कार कब लिया गया, इन सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाई गई, और इन कहानियाँ सुनाने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या सही है और क्या गलत है। यह कहानियाँ कितनी थी, 11 कहानियाँ थी। अर्थात उन्होंने अपने 20 साल के करियर में कुल 11 कहानियों का उपयोग किया, लेकिन एक कहानी है वह सबसे ज़्यादा आती है, वह है द हिंज डिलेमा के नाम से प्रश्न आता है, द हिंज डिलेमा। अब ये हिंज डिलेमा क्या है इसको भी समझ ले। देखिए, आप जितने भी YouTube वीडियो सर्च कर लीजिएगा, मेरी गारंटी है कि इन वीडियो में जितना मैटर है साइकोलॉजी का, दूसरे वीडियो में कभी नहीं मिलेगा। ये वाला मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा है वह नहीं मिलेगा। हिंज डिलेमा का संबंध किससे है, तो हिंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से है, कोहलबर्ग के सिद्धांत से। पहला प्रश्न तो यही है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। द हिंज डिलेमा का संबंध
किस सिद्धांत से है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है। और ये एक कहानी है। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है हिंज। यह हिंज है, इस व्यक्ति की पत्नी को कैंसर होता है और इस कैंसर के इलाज के लिए उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। एक दवाई बनती है, वह दवाई होती है $200 की और वह बिकती है $2000 में। अर्थात है कितनी? $200 की। अर्थात मार्केट में अब उपलब्ध हुई है, लेकिन कितनी रेट में? 10 गुना रेट में उपलब्ध हुई है। अब हिंज है, वह $1000 का तो बंदोबस्त कर लेता है अपने परिचितों से और फिर वह इस दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार को बोलता है कि $1000 आप ले लीजिए और ये दवाई मुझे दे दीजिए, बाकी के पैसे है वह मैं आपको बाद में चुका दूंगा। अब देखिए, दुकानदार का कहना है कि इस दवाई की रिसर्च में ही कई रुपये खर्च हो गए हैं, इसलिए मेरे को इतने रुपये लेने ज़रूरी है, तब जाके हमारा रिसर्च का जो पैसा है वो वापस आएगा। तो यहाँ पे दुकानदार उस दवाई को देने से मना कर देता है। उस समय हिंज में क्या उत्पन्न होता है? अब यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो समझे। हिंज ऐसा सुनते ही उसमें आ जाती है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है वो समझे। जैसे ही दुकानदार ने मना किया, उसके दिमाग में आया कि पैसे तो है नहीं, अब दवाई कैसे ली जाए। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस दवाई को क्या कर लूँ, चुरा लूँ, ठीक है, या लूट लूँ, दुकानदार को मार पीट के लूट लूँ। तब उसके मन में दो विचार आते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो पुलिस पकड़ लेगी, ये भी हो सकता है पुलिस पकड़ ले। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूं तो फिर मेरी पत्नी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। अब ये दोनों ही विचार एक ही समय उसके दिमाग में आते हैं कि क्या काम किया जाए या नहीं किया जाए। अगर वह व्यक्ति इस परिस्थिति से गुजरता है तो उसको कोहलबर्ग ने नाम दिया नैतिक दुविधा। ये ज़रूर ध्यान रखें कि व्यक्ति के सामने जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां उसे अपने व्यवहार का प्रदर्शन करना है समाज के अनुरूप, तब उसके अंदर नैतिक दुविधा आ जाती है। लेकिन नैतिक दुविधाओं के बाद भी व्यक्ति अगर कोई निर्णय ले लेता है, अब यहाँ निर्णय का सही होना ज़रूरी नहीं है, वह निर्णय सही भी हो सकता है और वह निर्णय गलत भी हो सकता है। तो नैतिक दुविधा के बाद अगर व्यक्ति कोई निर्णय लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसी को बोला जाता है नैतिक तर्कणा। क्या बोलते हैं इसको? नैतिक तर्कणा बोला जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, नैतिक तर्कणा क्या होती है। तो दुविधा के बाद व्यक्ति का निर्णय है, यहाँ सही निर्णय पूछा जा सकता है, गलत निर्णय पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। नैतिक तर्कणा क्या होती है? सही निर्णय, दूसरा गलत निर्णय, तीसरा दोनों ही निर्णय जो परिस्थिति के अनुसार उसे सही लगे। तो नैतिक तर्कणा नैतिक दुविधा के बाद उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे हिंस के मन में विचार तो दोनों ही आए, लेकिन उसके मन में ये पत्नी वाला ख्याल था। पत्नी, मरने दिया जा सकता है इसको? कभी नहीं मरने दिया जा सकता, ठीक है। आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे हम, पुराने ज़माने, हिंस के ज़माने की बात कर रहे हैं। तब उसने कहा कि चोरी करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, और उसने उस दुकान में तोड़फोड़ की और उस दवाई को चुरा लिया। अब ये कहानी उन्हें बच्चों को सुनाई और बच्चों को सुनाने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या कोहलबर्ग ने जो किया, आपने हिंज ने जो किया वह सही था, या दुकानदार ने जो ना कहा वह सही था, या दुकानदार को ना कहना चाहिए था। इस इंसानियत को देखते हुए तो बच्चों ने बहुत सारे जवाब दिए। उन जवाबों के आधार पर ही उसने अपना सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के कितने चरण हैं? तो देखना, इस सिद्धांत के 3 चरण हैं और इस सिद्धांत के उपचरण कितने हैं? तो इस सिद्धांत के उपचरण कितने हैं? 6 है। अब एनटीटी में जो प्रश्न पूछा गया था उस पर ध्यान देना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने चरण हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 4 और ऑप्शन 4 है वह है 7। अब चरण कितने हैं? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है।
अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। 5, 6, 4 और 7। और ये पेपर जो बनाया था वो अधीनस्थ बोर्ड ने बनाया था और उसका एक भी प्रश्न डिलीट हो जाए इसकी संभावना कम ही होती। तो अब मेरा कहना सुनिएगा कि अगर चरण पूछे जाएं और उसमें 3 ऑप्शन कहीं नहीं दिखे तो आपको सीधा किस पे राइट करना है? 6 पे। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 3। लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, तब आपको क्या राइट करना है? 6 राइट करना है। लेकिन मान लीजिए इसी जगह ऑप्शन आ जाता पहला ही, पहले ऑप्शन में 3 होता, 3 और 6 है, तब आपको कितना राइट करना है? 3 राइट करना। अब कंफ्यूज नहीं होना है, फिर समझ लें। चरण 3 है, उपचरण 6 है। चरण 6 कब राइट करना है? जब 3 ऑप्शन में नहीं आए। 3 ऑप्शन में आ जाए तो आपको 3 ही राइट करना है। तो ये प्रश्न आ चुका है, इसकी चर्चा हमने कर ली। अब कोई भी दोबारा कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल ध्यान से समझें। अब कितने चरण बताए और उन चरणों की क्या क्या विशेषता थी? तो सबसे पहले तो उसने बताया कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता क्या होती है इसके बारे में बताया था। नैतिकता है उसके बारे में उसने बताया कि नैतिक व्यवहार है वह कभी भी जन्मजात नहीं होता। अर्थात नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। जब भी ऐसा वर्ड लग जाए साइकोलॉजी में कि कोई चीज़ जन्मजात नहीं है, इसका मतलब फिर तो कैसी होगी वो? साइकोलॉजी में अर्जित ही होगी। साइकोलॉजी में एक चीज़ ध्यान रख ले, अगर जन्मजात नहीं शब्द लगा इसका मतलब वह कैसा होगा? अर्जित। अर्थात जन्मजात नहीं है इसका मतलब बालक जन्म के समय नैतिक होता है कि अनैतिक होता है? तो यहाँ पे अनैतिक नहीं लिखना है। जन्म के समय बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। वैसे एक प्रश्न और पूछा गया था, जन्म के समय बालक सामाजिक होता है कि असामाजिक? तो जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। ठीक है, और ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? जन्म के समय बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। अर्थात नैतिकता अर्जित की जाती है। कैसे अर्जित किया जाए? तो अर्जित करने का तरीका है समाज के साथ अन्योन्य क्रिया। नैतिकता किस द्वारा अर्जित की जाती है? समाज के साथ अन्योन्य क्रिया द्वारा इसे अर्जित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, समाज के द्वारा अगर अर्जित किया जाता है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी? वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, यह हमेशा अर्जित किया जाता है। किसके साथ क्रिया से? समाज के साथ क्रिया से। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है? वातावरण की भूमिका रहती है। या फिर कह सकते हैं इस वातावरण में 2 ऑप्शन आ जाएं। सर्वाधिक भूमिका होती है समाज, और समाज के साथ दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड है परिवेश। तो नैतिकता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वातावरण, और वातावरण आ जाए तो वातावरण में समाज का वातावरण या फिर उसके आसपास का परिवेश है। दोनों ही लिखे जा सकते हैं। अब बात करें, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के कितने चरण बताए? तो 3 चरण थे। अभी मैं 3 चरण के नाम लिख रहा हूँ और इनकी आयु। कोचिंग से जो नोट्स लिए हैं आपने उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर ले। पहले आयु का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। 6 वर्ग बांटे थे खुद कोहलबर्ग ने, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। फिर उसने अपनी आयु वर्ग में परिवर्तन किया था, वो समझे। पहले तो 3 चरण में लिख देता हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद प्री हटा दिया तो बन गया कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी में नाम आप ढूंढ लेंगे, इसके हिंदी नाम बहुत सारे, इसलिए इसको ध्यान रखना। और तीसरा कन्वेंशन के बाद आ जाती है पोस्ट, तब इसका नाम हो गया पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये 3 चरण बताए थे, यही 3 चरण है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। अर्थात आपको एक ही याद रखना है, कन्वेंशनल।
उसके पहले तो प्री लगा देना है और उसके बाद तो आपको क्या लगा देना, पोस्ट लगा देना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इनकी आयु की चर्चा करें तो यह थी 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष के बालक में यह अवस्था पाई जाती है, क्योंकि 3 वर्ष से कम का बालक है वह नैतिकता नहीं समझ पाता है। इसके बाद आती है 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, और अंतिम अवस्था है वह 13 वर्ष से ऊपर है। अब 13 वर्ष से ऊपर है, तीनों अवस्थाओं में बताया उसने कि नैतिकता का अभाव होता है। सबसे पहली अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, दूसरी अवस्था में नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है, नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है इसी अवस्था में, अर्थात 10 से 13 वर्ष में, और तीसरी अवस्था में आ जाए तब होता है नैतिक मूल्यों का निर्धारण। ये आपको बिल्कुल तीनों पॉइंट याद रखने हैं। नैतिक मूल्यों का निर्धारण तीसरी अवस्था में होता है। तो तीनों अवस्थाओं की बेसिक याद रखने हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष, नैतिकता का सर्वाधिक विकास इसी अवस्था में होता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है वो 13 साल से ज़्यादा में होती है, और इसमें नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है। तो नैतिक मूल्यों के निर्धारण से संबंधित अवस्था कौन सी हो गई, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब हर अवस्था को इसने दो भागों में बांटा था, 2 भाग इसके 2 भाग इसके, इसलिए उपचरण कितने हो गए, तो जब उपचरण पूछा जाए तो उपचरण कितने हो गए, 6। इसके भी 2 उपचरण है, इसके भी 2 उपचरण है, और इसके भी 2 उपचरण है। हर अब उपचरण की एक व्याख्या करेंगे। सबसे पहला स्टेज लेते हैं अपन, वह हो गई प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत अवस्था भी बोल सकते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पहले तो आयु लिख देते हैं, कितनी आयु है इसमें, तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। प्री कन्वेंशनल स्टेज कितने साल होती है, 4 से 10 वर्ष, और इसमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। अब कोहलबर्ग ने इसे 2 भागों में बांटा। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे पता है इतना आते आते आप बोर हो गए होंगे, लेकिन जो बोर हो गया साइकोलॉजी में वो मान लीजिए कि निपट गया 10 नंबर के अंदर ही। सबसे पहली प्री कन्वेंशनल स्टेज में उसने एक स्टेज बताई थी, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और इसके बाद दूसरी अवस्था बताई थी इसी के अंदर, इसका कोई आयु नहीं है, ठीक है ना, यहाँ आयु नहीं लिखनी है आपको। और दूसरा है सरल अहंकार की अवस्था। सरल अहंकार की अवस्था। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उस पर ही चर्चा करेंगे अपन। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, उसको समझना है यहाँ पे कि बालक के सामने आपने कोई काम रखा, अब काम किया जाए या काम नहीं किया जाए। अगर काम किया जाए तो उसे प्रशंसा मिलेगी, किया जाए तो उसको क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, और काम नहीं किया जाए तो उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में काम करेगा। तो बालक है वह आज्ञा है, उस आज्ञा को उसने नहीं माना तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, इस डर से वह काम करेगा। और उसने काम अपने आप ही कर दिया तो उसको क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। इसीलिए इसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था की कहा गया है। अब आपने उसे कार्य दिया, उसको बोला ए रिमोट ला इधर, रिमोट उसने नहीं दिया, आपने कहा इधर एक लापा पड़ेगा, इतना सुनते ही वह उसके लिए पनिशमेंट बन गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था का मतलब हो गया कि एक बच्चा आज्ञा मानेगा, आज्ञा नहीं मानी तो दंड के भय से उसे का काम करेगा। दूसरा आता है सरल अहंकार की अवस्था, अर्थात इसमें बालक है वह किसी भी तरीके से अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है, उद्देश्य पूर्ण करना चाहता है। अब उद्देश्य पूर्ण करना चाहता है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे उसका कौन सा मन काम करेगा, ईगो, ईड या सुपर ईगो। तो यहाँ पे सरल अहंकार का मतलब ईगो तो हुआ, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ईड़ पे ही आधारित रहता है। जैसे कि आपने किसी बच्चे का ये कांच किसने तोड़ा, तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा, अर्थात यहाँ पे वो क्या करेगा, झूठ बोलना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, झूठ बोलना है
वह कौन सी अवस्था से संबंधित है? सरल अहंकार की अवस्था। तूने पेन चुराया, नहीं चुराया, अर्थात खुद को चोर नहीं बनने देना चाहता, तो यहाँ अहंकार है, तो सरल अहंकार की अवस्था ये हो गई। यहाँ पे बच्चा है वह स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं हेतु कार्य करता है, तो सरल अहंकार की अवस्था और आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी अवस्था आती है वह है नैतिक स्तर या कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, यह दूसरी अवस्था है, इसकी आयु भी आपको याद रखनी है। कन्वेंशनल स्टेज की आयु होती है 10 से 13 वर्ष और नैतिकता का सर्वाधिक विकास यही होता है। इसी को बोला गया है परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर भी बोला जाता है। कोहलबर्ग ने इसे भी आगे जाकर 2 भागों में बांट दिया। इसमें पहला भाग आता है प्रशंसा की अवस्था। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दूसरा भाग, पहली अवस्था कहलाती है प्रशंसा की अवस्था और दूसरी अवस्था कहलाती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब यहाँ दोनों देखने हैं, ये दोनों 10 से 13 वर्ष में आते हैं, लेकिन इनके विशेष गुण अब आपको समझना है। प्रशंसा की अवस्था का मतलब क्या होता है? एक बालक ने कार्य किया, कार्य करने के बाद वो ताकता रहेगा कि ये कार्य किसी ने देखा कि नहीं देखा, और आपने भी ऐसा काम बचपन में किया होगा। मतलब वह क्या करेगा? अपने कार्य के हेतु प्रशंसा की आशा करेगा, ठीक है, कि मैंने जो काम किया उसकी व्यक्ति क्या करे? प्रशंसा करे। और मान लीजिए किसी ने प्रशंसा कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? उस कार्य को क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि जब बच्चा कोई कार्य करता है तो प्रशंसा की आशा करता है, और आपने उसके कार्य को देख के बोला अरे यार गजब, गजब जैसे ही बोला, इसका मतलब उसको क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई, मतलब उसने अच्छा कार्य किया है। अब यह जिसे स्वीकृति, अब उसको लगा कि मैंने जो कार्य किया है वो क्या है? अच्छा किया है। अब अच्छा किया है, इसका मतलब यह क्या करेगा? इस व्यवहार को बार बार दोहराएगा। व्यवहार को दोहराना ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पीट दिया इसको कार्य को करने से तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन प्रशंसा कर दी इसका मतलब इस व्यवहार को दोहराएगा। अर्थात यहाँ पे बालक किसके सापेक्ष काम कर रहा है? प्रशंसा करने वाले के सापेक्ष, यानी कि एक व्यक्ति जो समाज भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझना है, यहाँ बालक का चिंतन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बालक का चिंतन स्वरूप है यहाँ पे कि क्या किया जाए या नहीं किया जाए, वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? समाज एवं परिवेश द्वारा। समाज एवं परिवेश द्वारा बालक के चिंतन का स्वरूप निर्धारित होता है। अर्थात स्वीकृति मिली तो उस दोहराएगा, स्वीकृति नहीं मिली तो नहीं दोहराएगा। अर्थात प्रशंसा की अवस्था में बालक का चिंतन है वह समाज एवं परिवेश द्वारा निर्धारित होता है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, किसी ने तो इतने में ही वीडियो बंद कर दिया होगा, क्योंकि हम व्यू टाइम देखते हैं, वहाँ से ही पता चल जाता है कि कितने लोग पूरा देखते हैं, आपकी आइडिया में पता होती है। अब दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। कोहलबर्ग ने इसी अवस्था पर सर्वाधिक रिसर्च की थी और इसने कहा था कि यह अवस्था है वह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये ज़रूर याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा उपचरण है ना, चरण तो कौन सा हो गया? कन्वेंशनल, लेकिन कौन सा उपचरण है वह सबसे महत्वपूर्ण है, तब कौन सा होगा? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और इसी में नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है। नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है इसी में, सामाजिक व्यवस्था के प्रति इसमें। अब यहाँ देखना, अब बालक समाज को देख, पहले बालक किसके लिए काम करता था? प्रशंसा के लिए। लेकिन अब बालक है वह प्रशंसा के लिए काम नहीं करता, बालक समाज को स्वयं का एक लक्ष्य मानने लगता है।
ये इंपॉर्टेंट है। बालक समाज को स्वयं का लक्ष्य मानने लगता है। अब उसे लग जाता है कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है किस अवस्था में बालक समाज को स्वयं का लक्ष्य मानता है, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब पहले प्रशंसा के लिए काम करता था, अब बालक समाज को स्वयं का लक्ष्य मानता है, इसलिए अब वह अच्छा और बुरा उसमें निर्णय करना समझ जाएगा। अब वह केवल कौन से कार्य करेगा, अच्छे कार्य, ताकि समाज है वह उसे सम्मान दे। तो अच्छे कार्य करने का प्रारंभ है वह सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान से शुरू होता है। तीसरी स्टेज आती है, वह है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वह कितने साल तक होती है, तो 13 वर्ष से ऊपर चले जाएं तो यही होता है। और यहाँ होता है नैतिक मूल्यों का निर्धारण। यहाँ पे कोहलबर्ग ने जाकर फिर इसे 2 भागों में बांट दिया। ये दो भाग है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, मुझे नहीं। इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरा है वह है आंतरिक विवेक की अवस्था। आंतरिक विवेक की अवस्था। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो हम बहुत सारे उदाहरण द्वारा समझाते थे क्लास में, लेकिन आपको यहाँ इतने उदाहरण दिए जाए तो ये वीडियो वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का हो जाएगा, और आपकी मनोवृत्ति 1.5 घंटा देखती आधी तो ख़त्म हो जाती है। ओहो, इतना लंबा वीडियो, इसमें तो क्या होगा। तो पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, इसे समझें। अब यहाँ बालक आते आते समाज के प्रति अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, समाज के प्रति अच्छा कार्य प्रारंभ करता है, मतलब समाज से उसका संबंध बढ़ जाए ऐसा। तो समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ लें, सामाजिक नियमों का पालन करता है। यहाँ आते आते ही सामाजिक नियमों का पालन करता है, मतलब 11वां 12वां इसमें जाना कि नहीं जाना, ये नियमों का पालन करता है। नियमों का पालन करता है मतलब सामाजिक आचरण का पालन करता है, ठीक है ना, सामाजिक आचरण का पालन करता है। लेकिन यहाँ उसको जब भी लग जाता है कि नहीं नहीं यह समाज में ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो फिर क्या, नियम जो बन गया वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। तो यहाँ पे वह कोशिश करेगा सहमति के आधार पर नियमों में बदलाव। सहमति अपने आप नहीं है ना, सहमति के आधार पर नियमों में बदलाव। यह नियमों में बदलाव कर सकता है, मतलब अब नैतिकता उच्च स्तर की आ जाती है। जैसे कि आजकल वागड़ में तो अपने काट्टा नाम सुना होगा, बहुत प्रचलन है, शादी से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में आ जाए कि नहीं, मृत्युभोज एक अपराध है, नहीं जाना चाहिए, आपने सबकी सहमति ली और कह दिया आपने कि जाएंगे पर खाएंगे नहीं, तो आपने नियम बदल दिया, तो ये उच्च स्तर की नैतिकता कहलाती है। और आंतरिक विवेक की अवस्था, इसका मतलब है समाज हेतु, देखो यहाँ पे सहमति के आधार पर नियमों में बदलाव करता है, पहले का जो नियम है उसमें बदलाव करता है। यहाँ आते आते स्वयं समाज हेतु नियम बनाना, स्वयं समाज हेतु नियम बनाने का काम करना शुरू कर देता है। नियम बनाने का कार्य यहाँ पे आते ही शुरू कर देता है, अर्थात यह अपने विवेक का उपयोग करता है और नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए उसका फैसला भी कर लेता है। अर्थात यहाँ पर बालक मन से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मन से कार्य करना है वह, अगर आपको पूछा जाए, यहाँ स्वयं हेतु कार्य है, ठीक है ना, और यहाँ पे आगे जो लिखा है वह मन से कार्य है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, बहुत अच्छा समझे होंगे। इसके बाद एक सिद्धांत आता है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत आप नैतिक विकास में नहीं पढ़े तो भी चलेगा। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सी बुक में दिया गया था, तो जो एक विकास था संज्ञानात्मक विकास, वो बाल चिंतन की भाषा में दिया गया था, और ये सिद्धांत था वो मॉरल जजमेंट इन ए चाइल्ड नामक बुक में दिया गया था।
आपको केवल इसकी अवस्था याद रखनी है और उनके नाम। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ही इतना भारी है कि इस नैतिक विकास के सिद्धांत को नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन 4 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। पहली अवस्था को नाम दिया था अनियमित अवस्था, दूसरे को नाम दिया था विषम जातीय अवस्था, फिर तीसरे को नाम दिया था विषम जातीय, तो शब्द है ही, एक शब्द और जोड़ दिया विषम जातीय परस्परता अवस्था, और लास्ट में दिया था स्वशासित अवस्था। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4, और संज्ञानात्मक विकास की भी आप पढ़ चुके होंगे कितनी अवस्थाएं हैं, वो आपको ध्यान है। यह होती है 5 वर्ष तक, यह होती है 5 से 9 वर्ष तक, यह होती है 9 से 13 वर्ष, और ये होती है 13 वर्ष से अधिक। अर्थात दोनों ने ही सिद्धांत में 13 वर्ष से अधिक में अपना सारा काम है वो खत्म कर दिया था। अब ये दोनों ही सिद्धांत खत्म हो गए, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का और कोहलबर्ग का, लेकिन आपको कोहलबर्ग पे ज़्यादा जोर देना है। अब आता है आपका मनोसामाजिक विकास, इतना ही इम्पोर्टेंट है ये मनोसामाजिक सिद्धांत विकास का, और इसको बोलते हैं साइको सोशियो थ्योरी। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? तो पहला ही शब्द है एरिक इरिक्सन। एरिक इरिक्सन, धैर्य रखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये भी। एरिक इरिक्सन ने इस सिद्धांत को दिया था, और एरिक फ्रॉम भी नाम आता है। इस सिद्धांत का एक अन्य नाम है, यह भी आप याद रखें, इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जीवन अवधि विकास सिद्धांत, जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ तो जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वह प्रश्न मैं दूंगा, इतना समझ लीजिए। तो मनोसामाजिक सिद्धांत या साइको सोशियो थ्योरी या जीवन अवधि विकास सिद्धांत या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी है, वह किसकी देन है? एरिक इरिक्सन की देन है, और एरिक फ्रॉम भी नाम आता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी एरिक्सन ने, वह किताब थी बचपन एवं समाज। बचपन, और बचपन के साथ आता है समाज। बचपन एवं समाज एक पुस्तक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इस किताब में उन्होंने बताया था कि एक बालक के विकास पर किन किन का प्रभाव पड़ता है। तो एक तो उन्होंने बताया था व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारक इसका भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत कारक के साथ साथ है सांवेगिक कारक, सांवेगिक कारक। सांवेगिक कारक के साथ साथ उन्होंने बताया कि एक बालक के विकास पर सांस्कृतिक कारक का भी प्रभाव पड़ेगा, और सांस्कृतिक कारक के साथ साथ जिस प्रकार के समाज में रह रहा है अर्थात सामाजिक कारक का भी प्रभाव पड़ेगा। अर्थात इसने क्या किया, सभी सिद्धांतों को एक साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद उसने क्या काम किया वो देखें। इसने सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई वो क्या है वो समझ लें। इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कही थी कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास है वह किससे संबंधित होता है? तो वह है सांवेगिक कारक। बालक के विकास का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सांवेगिक कारक के द्वारा। अर्थात इसमें क्या, किस पर जोर दिया गया वो देखें। एक बालक के सांवेगिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। ये इम्पोर्टेंट अगला कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? सांवेगिक स्वास्थ्य यानी कि इमोशनल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। अब इसने अपने सिद्धांत में 5 आधारभूत तथ्य बताए थे। यह 5 आधारभूत तथ्य आपको याद रखने हैं। 5 आधारभूत तथ्य,
और एक प्रश्न अगर मैं एग्जामिनर होता तो इन 5 तथ्यों में से आपका एक प्रश्न आता ही। देखिए, विकास की अवस्थाओं को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खुद पर आप ये अप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना, इस 5 आधारभूत तथ्य में उसने क्या क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की, आप भी आ गए इसमें, आप भी व्यक्ति है, ठीक है ना, हम आपको भी व्यक्ति मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है। तो पहला जो तथ्य था वह यही दिया, ठीक है। 5 आधारभूत तथ्य में पहला क्या दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की एक मौलिक आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं के प्रति व्यक्ति क्या करता है, आवश्यकता के प्रति अनुक्रिया करता है, अर्थात आवश्यकता को पूरी करने के लिए वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और इसी अनुक्रिया के फलस्वरूप दूसरा तथ्य बन जाएगा, इसमें ईगो और सेल्फ का विकास होता है। ईगो और सेल्फ को बोलते हैं आत्म का विकास, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है वो समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति में ईगो और सेल्फ का विकास कैसे होता है, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अनुक्रियाएं की जाती है उसी के फलस्वरूप होता है। अब तीसरा पॉइंट है वो समझें कि जितनी भी विकास की अवस्थाएं हैं, विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये तो सबने कहा था। तो तीसरा आधारभूत तथ्य है विकास सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब देखो प्रश्न कैसे आया था तो समझ ले, इसमें प्रश्न ये आया था, व्यक्ति का ईगो और सेल्फ किससे विकसित होता है, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार तो आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने से ईगो और सेल्फ का विकास होता है। चौथा पॉइंट दिया था वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक अवस्था में एक चुनौती होती है, अर्थात प्रत्येक विकास की अवस्था है उसके अपने खतरे, एक सिद्धांत भी था। तो प्रत्येक विकास की अवस्था की कोई न कोई क्या होती है, चुनौती होती है। और इसी चुनौती को उसने नाम दिया था क्राइसिस, बोला था इसने, क्या बोला था, क्राइसिस वर्ड बोला था, इसी चुनौती को क्राइसिस बोला था। और इसी क्राइसिस को कैसे पूरा करता है, तो इसी क्राइसिस को पूरा करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अभिप्रेरणा का योगदान। तो ये 5 अवधारणाएं थी, इसमें ये क्राइसिस इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस क्या होती है, आपके सामने जो चुनौती है वही क्राइसिस है। अब इस एरिक्सन ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, इसने पूरी विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांट दिया, 8 अवस्थाएं बताई इसने। अब 8 अवस्थाओं का किस प्रकार से वर्गीकरण करना है वो समझना है। इन 8 अवस्थाओं का मतलब क्या होता है, 8 अवस्थाओं को आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल समझें कि व्यक्ति में जब भी कोई एक क्राइसिस होता है, क्या होता है, क्राइसिस होता है, तो उस क्राइसिस में उसके 2 पक्ष होते हैं, या तो उससे कोई सकारात्मक पक्ष जुड़ा होता है या फिर उससे नकारात्मक पक्ष जुड़ा होता है। कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इस क्राइसिस का वह सफलतापूर्वक पार कर ले, अगर इस क्राइसिस को वह सफलतापूर्वक पार कर ले तो उस व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है। और यही शक्ति है वही उसके विकास में योगदान देती है। अब मैंने ये 4 लाइनें लिखी, उसमें आपको याद क्या रखना है, व्यक्ति के सामने क्या होगा, क्राइसिस, इस क्राइसिस को उसे क्या करना है, सफलतापूर्वक पार करना है। अगर उसने पार कर लिया तो उसमें मनोवैज्ञानिक शक्ति उत्पन्न होगी और यही शक्ति उसके विकास को, अब सफलतापूर्वक पार नहीं किया तो ये शक्ति उसमें डेवलप नहीं होगी, अर्थात उसका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति के सामने क्राइसिस का मतलब होता है द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस द्वंद्व में एक धनात्मक चीज़ है और ऋणात्मक, उसको जाना इस तरफ है, अगर इस तरफ चला गया तो विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा।
तो इन 8 अवस्थाओं में उन्होंने एक धनात्मक पक्ष रखा और एक ऋणात्मक पक्ष रखा और कहा कि जाना किस तरफ है, धनात्मक की तरफ। जो बालक धनात्मक की ओर जाएगा उसमें एक मनोवैज्ञानिक शक्ति आएगी और जो बालक ऋणात्मक की ओर जाएगा उसमें विकास अवरुद्ध हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली अवस्था से, यहाँ से समझ जाएंगे। इसने पहली अवस्था को नाम दिया विश्वास और विश्वास के साथ दूसरा उसने जोड़ दिया अविश्वास। अब नाम से ही समझ गए आप, विश्वास और अविश्वास की अवस्था। देखिए विश्वास लिखा मैंने, तो विश्वास वह धनात्मक पक्ष है और अविश्वास है वह ऋणात्मक पक्ष है। जैसे कि मान लीजिए माता पिता से बालक को बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है तो विश्वास होगा, और उसके माता पिता है उससे स्नेह नहीं मिला, देख रेख सही तरीके से नहीं कर रहे, रोता चिल्लाता उसको छोड़ रहे हैं, जा खेल मर उधर जा, मतलब वह अविश्वास की अवस्था में आ जाएगा। यह अवधि आपको याद रखनी है जन्म से 18 माह तक। जन्म से 18 माह तक विश्वास और अविश्वास की अवस्था होती है। और इसी से देखिए ये क्राइसिस हो गया, विश्वास अविश्वास, और इससे जिस मनोवैज्ञानिक शक्ति, मान लीजिए वो विश्वास की तरफ बढ़ गया, कुछ भी हो, माता पिता पर विश्वास है, इसका मतलब उसमें किसकी उत्पत्ति होगी, आशा। तो ये समझना है आपको कि पहली अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक शक्ति से है, आशा से। विश्वास और अविश्वास की अवस्था का संबंध किससे है, आशा से है। अब दूसरी अवस्था की बात करें, आपको याद कितना रखना है वो बता रहा। दूसरी अवस्था आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, उसमें है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के बाद दूसरा आता है संदेह। तो एक धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक हो गया। स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यह कितने वर्ष तक रहती है, तो 18 माह से 3 वर्ष। 18 माह से 3 वर्ष तक की अवस्था है। बालक है वो स्वतंत्र भी रहना चाहता है, लेकिन साथ साथ में वातावरण के प्रति संदेह भी होता है, लेकिन वह स्वतंत्रता को अगर चुन ले तो उसमें एक शक्ति का विकास होता है, वह होती है इच्छा शक्ति। तो इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक शक्ति से है, इच्छा शक्ति। फिर मैं कह देता हूँ, विश्वास और अविश्वास की अवस्था को पार कर दिया तो किसका निर्माण होगा, आशा का। स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था का संबंध किससे है, इच्छा शक्ति से है। तीसरी अवस्था की चर्चा करें तो तीसरी अवस्था होती है पहल एवं अपराध की अवस्था। पहल और पहल के साथ आता है अपराध। पहल एवं अपराध की अवस्था। अब पहल का मतलब समझे, यह बालक के पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये नेगेटिव है। इसमें आपको क्या समझना है, तो यह अवस्था होती है लगभग 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो अन्वेषण करेगा, अन्वेषण के अनुसार किसी काम को शुरू करने की पहल करेगा। लेकिन मान लीजिए माता पिता इसका विरोध करें तो अपनी इच्छा शक्ति को दबा देगा और वो कौन से मार्ग पर चलेगा, अपराध। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसने पहल करना शुरू कर दी, पहल करना शुरू कर दी, इसका मतलब उसका कोई न कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो इससे किसका निर्माण होता है, उद्देश्य का विकास होता है। तो देखिए पहले का संबंध किससे है, आशा से। दूसरे का संबंध किससे, इच्छा शक्ति से। पहल एवं अपराध से किस गुण का विकास होता है, उद्देश्य का विकास होता है। चौथी अवस्था की चर्चा करें तो परिश्रम बनाम हीनता। ये आपकी अवस्था है, वैसे तो परिश्रम पॉजिटिव है और हीनता है वह नेगेटिव है। तो परिश्रम एवं हीनता की अवस्था, आप परिश्रम करेंगे लेकिन आपको असफलता मिलती है तो आप में हीनता आती जाएगी। यह अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। और इसमें अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपकी कैपेसिटी है वो बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसमें किसका विकास होता है, सामर्थ्य का विकास होता है, सामर्थ्य का विकास। ठीक है, ये ज़रूर याद रखें। अगला पॉइंट आता है 5वां, जैसे जैसे आप और बड़े हुए तो आप में पहचान एवं भूमिका, पहचान लेकिन साथ साथ में भूमिका जिसको बोलते हैं संभ्रांति, संभ्रांति की अवस्था। इसको कैसे समझें कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे, अब आप लगभग किशोरावस्था के समीप आ गए,
अर्थात आपकी आयु हो गई 12 से 18 वर्ष। तब आप अपने जो काम करेंगे वो पहचान के लिए करेंगे, लेकिन आपकी भूमिका क्या है जीवन में वो पता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको पार कर गए तो आप में एक गुण का विकास होगा, वह है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता इंपॉर्टेंट। कर्तव्य परायणता का संबंध किससे है? तो पहचान एवं संभ्रांति से है। नेक्स्ट आता है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में आपका आता है मित्रता एवं अलगाव। ये आपकी आयु थी, मित्रता तो आप करेंगे, लेकिन आपके मित्र अगर कॉलेज का लास्ट दिन है तो फिर निपट जाएंगे आप, ठीक है, फिर नहीं मिलेंगे। तो आप मित्रता तो करते हैं, लेकिन उनसे अलग होने का डर भी आपको सताएगा। तो यह अवधि होती है 19 से 35 वर्ष तक मानी गई है। और अगर आप में मित्रता एवं अलगाव की अवस्था है तो आप में किस गुण का विकास होगा जो इसमें आपकी भरमार है अभी? प्रेम का विकास होगा। तो प्रेम का विकास किससे संबंधित है? मित्रता एवं अलगाव से। 7वें नंबर पर आता है, आपको 6 तक पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 7 और 8 दोनों ही याद रखने हैं। 7वें नंबर पर आता है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता, मैं पॉइंट दोनों ही लिख देता हूं। और 8वें में आता है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा। तो देखिए, एक एक गुण है वो मिलते हुए हैं। कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो पहली की बात करें जननात्मकता, वो होती है 36 से 50, 36 से 50 वर्ष तक, और ये होती है 50 वर्ष से ऊपर। यहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं है। दोनों किस गुण का विकास करते वो भी समझ लें। जननात्मकता एवं स्थिरता में देखभाल का गुण, देखभाल का गुण आता है। और लास्ट में आता है परिपक्वता। अक्ल आ जाती है आप में कि यार जिंदगी में क्या किया। तो अब यहाँ आपको लास्ट में क्या समझना वो देख लें। यहाँ पे जितनी भी अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं में आशा का संबंध किससे है? इच्छा शक्ति का संबंध किससे है? उद्देश्य का विकास, सामर्थ्य का विकास, कर्तव्य परायणता, प्रेम का विकास, देखभाल का विकास और परिपक्वता का विकास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 8 है। वह यहाँ पे गुण है वो किसने दिए थे? एरिक एरिक्सन ने दिए थे। तो कहीं न कहीं यह टॉपिक है वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट में बचता है, वह है बालक का सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास आप जानते ही है, लेकिन सामाजिक विकास से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लिख देता हूँ। कम से कम 5 वर्ष तक ये पूछा जाता है सामाजिक विकास। इसके बाद तो आपका सामाजिक विकास अपने आप हो जाता है। मैं लिख रहा हूँ 3 माह में सामाजिक विकास। 3 माह के बाद आता है 4 माह में सामाजिक विकास। 4 माह के बाद आता है 5 माह। आपको ये याद रखने हैं, 5 माह के बाद 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद इतने टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद आता है 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद मैं लिख रहा हूँ 4 वर्ष। और 4 वर्ष के बाद आता है 5 वर्ष। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, सर्वाधिक सामाजिक विकास के प्रश्न है वह इन्हीं 5 वर्ष से पूछे जाते हैं। 3 माह का बालक है वह माँ को पहचानना शुरू कर देता है। ये प्रश्न है वह कई बार पूछा गया है। माँ को पहचानना, माँ को पहचानना, इसका मतलब ये रमीला इधर आ, तू कहाँ गई थी, इस प्रकार से पहचानना नहीं। पास आने पर खुश होना, दूर होने पर रोना, ये माँ को पहचानना है। तो बालक माँ को पहचानना कब शुरू कर देता है? 3 माह में। ये एनटीटी 2 बार रीट और 1 बार सी टेट में पूछा गया है। और इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? बालक का पहला सामाजिक व्यवहार। बालक का पहला सामाजिक व्यवहार, माँ को ही पहचानना। फिर बालक बड़ा हो जाए तो फिर किसको पहचाने वो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कितने महीने में आता है? 3 माह में। तो माँ को पहचानने की उम्र कितनी है? 3 माह। 4 माह में साथ खेलने पर हंसना, माँ का नहीं है ना, कोई भी उसके साथ खेले, साथ खेलने पर हंसना, यह शुरू होता है 4 माह में।
5 माह का बालक है वह प्रेम को भी समझ सकता है एवं क्रोध को भी समझ सकता है। तो प्रेम एवं क्रोध को समझना यह अगला सामाजिक व्यवहार है, उसका सामाजिक विकास है। 1 वर्ष में बालक है वह अब अनुकरण करना सीख जाएगा, अनुकरण करके अपनी आदतों में सुधार करेगा या अपनाएगा। 2 वर्ष का बालक है उसमें आ जाती है सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति, सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट। सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का संबंध किससे है? शेषवावस्था है। और या अनुमोदन की जगह एक शब्द बदल दे, स्वीकृति कर दे, तब यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति शेषवावस्था का लक्षण है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है वह कौन सी है? किशोरावस्था है। 3 वर्ष का बालक है वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगेगा, दूसरे बालकों के साथ खेलना। दूसरे बालकों के साथ खेलने के बाद 4 वर्ष का बालक है उनमें सहानुभूति का भाव आ जाएगा। देखो, सहानुभूति का भाव है वह 4 वर्ष में आता है, और एक आता है परानुभूति। परानुभूति का भाव है वह कब आता है? बाल्यावस्था में। दोनों में अंतर क्या है? तो आप हिंदी के बहुत जानकार है। सहानुभूति का मतलब है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, और परानुभूति का मतलब है ये व्यक्ति दुखी है, समस्या से ग्रस्त, उस व्यक्ति की जगह स्वयं को रख कर उस दुख को महसूस करना, यह कहलाती है परानुभूति। तो सहानुभूति शेषवावस्था में और परानुभूति है वो बाल्यावस्था में आती है। और 5 वर्ष का बालक है वह प्रभुतापूर्ण व्यवहार करेगा। प्रभुतापूर्ण व्यवहार का मतलब पॉजेसिव हो जाएगा, अर्थात भाई बहनों की रक्षा का भाव, भाई बहनों की रक्षा का भाव है वह कौन सी अवस्था में आएगा? 5 वर्ष में। भाई बहनों की पॉजेसिव होता अपने भाई बहनों के प्रति, भाई को कोई मारे तो वो भी उससे लड़ाई करने चला जाएगा, ये पॉजेसिव नेचर है। तो ये सामाजिक विकास कुछ थे। उन सामाजिक विकासों के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। सामाजिक विकास क्या होता है, किस किस ने इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो ये सामाजिक विकास आप खुद पढ़ लेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।